पूरी सूरत हाल पर आज जो कल हमने प्रोग्राम किया था, आपके सामने तहकीकात रखी थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शो कॉज नोटिस इशू किए हैं उसमें क्या पेशरफ्त है, तहकीकात किस तरह आगे बढ़ रही है। अब ये देखें कि ये कितना अजीब मामला हुआ, क्योंकि इस प्रोग्राम से मुख्तलिफ लोगों से बात की और हमने मुख्तलिफ लोगों से जानने की कोशिश करी जो फॉरेक्स मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इंटर बैंक मार्केट के मूवमेंट्स पर नज़र रखते हैं। वो कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड और अनपैरेलल हुआ, यानी पाकिस्तानी की तारीख में बहुत से लोगों से जो आज इस प्रोग्राम से कबल मैंने बात की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 1998 में शायद जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट और फिर जो फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, उस वक्त शायद कुछ ऐसा हमने देखा था कि एक पैनिक सा जैसे कहा जाता है कि मार्केट में नजर आया था। लेकिन ऐसा पैनिक, ऐसी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस और इस तरह का जिस तरह से पैसे बनाए गए, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में तारीख में नहीं देखा कि इतनी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हुई जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हुई। मतलब अच्छी खबरें भी आ रही थी और अच्छी अच्छी खबरें जिनका इंतजार मुद्दतों से था कि IMF की ट्रांच आएगी, सब होगा, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा था इस मार्केट के ऊपर। उसी तहकीकात पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आपको बताते चलें कि ये तहकीकात जिसका 27 अरब रुपए से मामला, जो मैंने कल बताया था आपको कि टॉप वॉल्यूम के लिहाज से और सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स के लिहाज से देखा गया था, 27 अरब नहीं है, ये फिगर अब 50 अरब तक पहुंच चुकी है और उम्मीद की जा रही है और कहा जा रहा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये फिगर इससे भी ऊपर जा सकती है। इसका मास्टरमाइंड कौन था, किसने नोट बनाए, किसने पैसे बनाए, मुल्क के हालात को एक्सप्लॉइट करके, ये सारे अहम सवालात हैं जो हम प्रोग्राम में उठाएंगे। मैं सिर्फ कुछ फिगर्स आपके सामने प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में इब्तिदाइया अपना आपके सामने रख सकूं। ये फिगर्स नाज़रीन वो हैं जो 2013 से 17 के बीच में डॉलर और रुपये की पैरिटी रही थी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि नून लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, इनके बारे में ये बिल्कुल मशहूर है और बहुत अच्छा मशहूर है कि ये एक्सचेंज रेट के अंदर किसी किस्म की फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त, यानी अगर कोई स्पेकुलेटर या मैनिपुलेटर इसमें एंटर होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते उसको, उसके खिलाफ सख्त एक्शंस होते हैं। इसलिए इनके दौरे हुकूमत के आप अगर हिस्टोरिकल भी दिखा के देखें, आप चार्ट्स देखें, साल 2013 में जब इसहाक डार साहब आए और 2017 नवंबर 22 2017 को जब वो गए, जब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त 101 रुपये जब वो आए थे ऑन एवरेज 2013 में एक्सचेंज रेट था, और जब वो गए तो वो तकरीबन 105 रुपये था, यानी 5 रुपए का फर्क पड़ा था। बीच में एक आध बार आगे ऊपर नीचे, लेकिन 5 रुपए यानी 4 साल में 5 रुपए था। और पाकिस्तान की जो करेंसी थी नाज़रीन, वो एशिया की स्टेबल तरीन करेंसियों में सरे फहरिस्त थी साल 2013 से 2017 के दौरान। ये मैं तमीद इसलिए बांध रहा हूं कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का दौरे हुकूमत मशहूर रहा है फॉर स्टेबल करेंसी। और मैं आपको आगे चल के इसके कुछ फैक्ट्स भी बताता हूं कि किस तरह से मैं ये बात जो कह रहा हूं ये किस तरह से प्रूव भी होती है। एक का कहा जा रहा है, इसके बाद आएंगे तो कुछ आपके सामने फिगर्स, चार्ट्स और कुछ शॉर्ट्स अहम रखेंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में नाज़रीन आपके सामने है इसी रिपोर्ट से मुतालिक जो तहक़ीक़ात चल रही हैं, कुछ अहम बातें भी आपको बताएंगे, कुछ इस रिपोर्ट से मुतालिक अहम इंकशाफात भी होंगे। लेकिन आपको पहले ये बताते चलें, ये मैंने जिस तरह कहा कि ये नवाज शरीफ साहब का दौर, इसहाक डार साहब का दौर रहा है, और ये उनके बारे में ये मशहूर, सिर्फ फैक्चुअली भी मशहूर है कि जब ये आते हैं तो करेंसी स्टेबल हो जाती है, और ये रहा है 4 साल हमें स्टेबल तरीन करेंसी एशिया की रहे हैं। एंड आई हैव शोन यू द नंबर्स के कितने रहे, 103 और 105 तक गया 2017 में, और 100 रुपये था 2013 में वो आए थे। ये नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत से गए, उसके बाद जब इमरान खान साहब का दौर आया और करेंसी ऊपर जाना शुरू हुई, तो नवाज शरीफ साहब इस पर बड़ा कंसर्न होते थे, यानी क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ है। जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर हमने देखा कि वाइल्ड फ्लक्चुएशन शुरू हुई, ऊपर जाना शुरू हुई करेंसी, तो नवाज शरीफ साहब अपने मैसेजेस में ये कहते थे कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, एक्सचेंज मार्केट को छोड़ दिया क्या। वो क्या कहते थे, जरा सुने, उनकी अपनी पॉलिसी क्या थी, जरा सुने, लेट्स हियर दिस। कहां है आज, हम कहां खड़े हैं बतौर में हैसल कौम, कहां है, क्या है हमारे आज रुपए की वैल्यू। रुपया मिट्टी में मिल गया है, 170 रुपए का डॉलर है। कोई है जो इनसे पूछे, कोई है जो उनसे पूछे। ये उन्होंने नवाज शरीफ साहब सवाल उठा रहे थे कि करेंसी बढ़ रही है, कोई है देखने वाला। अच्छा, देखने से मुराद नाज़रीन, आप मार्केट में लोगों से पूछें तो देखने से मुराद सिर्फ ये नहीं होती कि इंटरवेंशन और डॉलर फेंकें।
देखने से मुराद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट भी एक लफ्ज होता है, जो हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में नापैद नजर आया, हमें नापैद नजर आया। और अभी क्या हो रहा है, अभी इसहाक डार साहब अपने मैसेज और कम्युनिकेशन और सिर्फ जिसे कहा जाए कि ओरल इंटरवेंशन के जरिए ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअल इंटरवेंशन अभी कुछ नहीं हुई है, लेकिन ये आपको बता रहा हूं कितना कंसर्न नवाज शरीफ साहब रखते थे करेंसी के मामले में, कितना कंसर्न रखते थे। और इसके बिल्कुल बरक्स इमरान खान साहब थे, यानी उनके तो हुकूमत में जब करेंसी बढ़ती थी तो वो कहते थे कि उन्हें से पता चला है कि करेंसी बढ़ चुकी है, और ये उन्होंने पूरे एंकर्स के मजमे के सामने बैठ के एतराफ किया था कि 2 बार जो करेंसी बढ़ी, टीवी देख के उन्हें पता चला कि करेंसी बढ़ चुकी है। क्या कह रहे थे साबिक वज़ीर आज़म, जरा ये सुने इमरान खान साहब का बयान। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा, दोनों दफा मुझे पता चला न्यूज के ऊपर के रुपया जो है वो गिर चुका है। इमरान खान साहब को नहीं इल्म था कि क्या हो रहा है। तो एक गवर्नमेंट एक्सट्रीम वो थी नवाज शरीफ साहब की, या जो आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत का काम भी है कि वो नजरें रखे स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के ऊपर, वो देखे कि कहां से ऊपर नीचे कोई पैसा तो नहीं बना रहा। ये नवाज शरीफ साहब वहां बैठकर नजर रख रहे थे, और यहां इमरान खान साहब टीवी देखकर बता रहे थे कि करेंसी, उनको पता चलता था कि करेंसी बढ़ गई है या करेंसी गिर गई है। ये तो फर्क है इन 2 लीडर्स में। तो इसलिए तवक्को ज्यादा है नून लीग के दौर में कि वो करेंसी के ऊपर बड़ी कड़ी गिरफ्त रखते हैं, नजर रखते हैं। और मैं ये बात भी सिर्फ ऊपर आपको थोड़ा फैक्चुअली बता सकूं, जो सेक्रेटरी फाइनेंस रहे थे इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के साथ, वकार मसूद साहब, ये उनसे मैंने पूछा कि आपके दौर में इसहाक डार साहब ने काम किया था, वो करेंसी के मामलात पर कितना हसास थे। जरा वकार मसूद साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस कई बार रह चुके हैं इसहाक डार साहब के साथ जब थे, तो वो क्या फरमाते हैं, जरा सुने इस गुफ्तगू में वो क्या कहते हैं, किस तरह सेंसिटाइज एक्सचेंज रेट के मामले में वो बड़े हसास हैं। और जब भी ज़रा सा ऊपर तले मामला होता है और उन्हें गुमान हो कि जनाब ये सही मार्केट फोर्सेस का अब देखें, इतने अरसे के अंदर हमने ये ज़र्रा बराबर भी नहीं सुना कि भाई मार्केट के अंदर भी कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, या हमने स्टेट बैंक को नहीं देखा कि जब ये चीज़ें, जब तलातुम आता है तो उन्होंने बुलाया हो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को और उनसे कहा हो कि जनाब हम नहीं समझते कि ये चीज़ें जो हैं मार्केट फोर्सेस की हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये वकार मसूद साहब कहते हैं कि जब इसहाक डार साहब के दौर में करेंसी बढ़ती थी, वो फौरन इजलास बुलाते थे, फौरन तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा करते थे और वो पूछते थे कि वजह क्या है। लेकिन ये वो कहते हैं वकार मसूद साहब कि अब हमें नजर ही नहीं आ रहा कि स्टेक होल्डर से पूछा जा रहा हो क्या है क्या नहीं है। तो ये बिल्कुल यू टर्न पॉलिसी थी, वो पॉलिसी जो नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब या नून लीग की हुकूमत की थी। मिफ्ता इस्माइल साहब कहां से आए और क्या पॉलिसी लेकर आए, जिसकी वजह से ये नाज़रीन इसलिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि चलो अरबों रुपए जो कमाए उन्होंने कमाए, इससे नुकसान कितना हुआ आप सोच सकते हैं। इससे कितना नुकसान हुआ है, महंगाई की सूरत में कितना नुकसान हुआ है, इंपोर्ट्स की सूरत में कितना नुकसान हुआ है, कर्जे बढ़ने की सूरत में कितना नुकसान हुआ, जिस दौरान ये 240 तक ऊपर पहुंच गई, कितना नुकसान हुआ है, सोचा है आपने जरा कभी। और मिफ्ता इस्माइल साहब वो बार बार आके कहते रहे भाड़ में जाए सियासत, वो कहते रहे मैं मुल्क बचा रहा हूं, मुश्किल फैसले कर रहा हूं। ठीक है, उन्होंने जो सब्सिडी खत्म की इमरान की, लेकिन डॉलर को खुला बेलगाम छोड़ देने से वो किसको बचा रहे थे, कौन से मुल्क को बचा रहे थे, कुछ स्टेक होल्डर्स को बचा रहे थे, किसको बचा रहे थे, ये बड़ा सवाल है इंपॉर्टेंट, किसको बचा रहे थे। और सियासत की उन्हें फिक्र नहीं थी क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। और ये बात अब एमएनएस कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस कह रही है कि वो नहीं आते थे, नहीं इस पर लिफ्ट करते थे एमएनएस को, ना सेनेटर थे ना इलेक्टोरल उनका कोई बेस था। वो क्या कहते थे सियासत के बारे में, जरा सुने। एक इलेक्शन हार गए तो क्या बड़ी बात है, 5 साल अपोजिशन में बैठने में कोई मौत आ जाएगी। एक इलेक्शन हार जाऊं तो दफा करें यार ऐसे इलेक्शन को। और इसी तरह से जब उनसे पूछा जाता था कि स्टेट बैंक आखिर क्या कर रहा है, और जिस तरह मैंने कहा कि आप इंटरवेंशन ना करें, आप इंटरवेंशन में फर्क है, एक्चुअल इंटरवेंशन और ओरल इंटरवेंशन में फर्क है। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट भी कोई चीज होती है, इसका नाम होता है, जो अब हो रही है कि आप नजर रखें कि क्या स्पेकुलेटर्स और क्या मैनिपुलेटर्स कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं और नहीं करूं। और जिस तरह अभी आपको सुनाते हैं क्लिप जिसमें उनसे पूछा गया शहजाद इकबाल साहब ने कि आप आखिरकार कुछ नहीं कर रहे, मेरा ख्याल नहीं है कि कुछ होना चाहिए। लेट्स से दिस कि क्या कहा था मिफ्ता इस्माइल साहब ने, लेट्स से दिस। सच्ची बात यह है कि मैं नहीं एग्री, मैं बिलीव नहीं करता हूँ इंटरवेंशन के अंदर, और मैं तो बिल्कुल स्टेट बैंक को इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा कि वो इंटरवीन करे। मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करे, और इंटरवीन करने की बात ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर बात हो रही थी कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट करें। मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रही थी, क्योंकि ये तहकीकात अब चल रही है, तो ये तमाम सवालातों के जवाब आने चाहिए।
उम्मीद हम ये रख रहे हैं कि ये, और मैंने जो सुना है कि न सिर्फ स्टेट बैंक बल्कि हुकूमत अपने तौर पर भी कार्रवाई कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, ना स्टेट बैंक तो करेगा कार्रवाई, लेकिन जो मुलविस अफराद है उनके खिलाफ हुकूमत भी अपने तह कार्रवाई कर सकती है ऑप्शंस को वे करने के बाद। ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं। मैं आपको ये बताता चलूं, जो इंटरवेंशन का लफ्ज है इसके बारे में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के वर्किंग पेपर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक होती है ओरल इंटरवेंशन और एक होती है एक्चुअल इंटरवेंशन, जिसके मुताबिक जब जो सब्सटैंशियल प्रूफ्स और हिस्टोरिकल एविडेंस के बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन यानी मैसेजिंग के जरिए जिस तरह आप इंटरवीन करते हैं मार्केट के अंदर, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये कहता है कि वो इंटरवेंशन जो होती है वो ज्यादा हद तक इफेक्टिव साबित होती है। जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट करें, जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि आप इंटरवीन करें, मार्केट को रोकें, तो उसका मकसद ये था कि मैसेजिंग तो कम से कम दें, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, तो लगे तो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसर्न नजर आ रही है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था नाज़रीन। यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बेलगाम घोड़े की तरह डॉलर भागे जा रहा था और हमारा मुल्क जो है मुतासिर हुआ जा रहा था। और ऐसे वक्त में इसहाक डार साहब अपने इंटरव्यूज के अंदर एक नहीं बार बार आके रुपए की असर बता रहे थे। वो बता रहे थे कि रुपए की असल कदर क्या है। मैं इसहाक डार साहब का भी आपको वो शॉर्ट सुनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि असल कदर क्या है, होस्टेज उन्होंने कहा था, यरगमाल बना दिया है हमारी हुकूमत को। उन्होंने कहा यरगमाल बना दिया हमारी हुकूमत को। वो कह रहे थे कि ये रियल रेट नहीं है, इससे कम पर है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे मैं नहीं इंटरवीन करता। लेट्स हियर दिस इसहाक डार साहब क्या कहते थे। होस्टेज बने हुए हैं चंद लोगों के हाथों और चंद स्पेकुलेटर्स के हाथों। उन्होंने अपने शायद करोड़ों अरबों बना लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि पाकिस्तान खरबों का मखरूज हो गया। ये इसकी वैल्यू नहीं है, 240 पे डॉलर की वैल्यू नहीं है। इट शुड नॉट बी मोर देन 170 180। तो ये आप अंदाजा करें कि अगर हम इस जिन को काबू कर लें, जो कि माजी में 2 दफा हुआ है, ये 98 99 में भी हुआ था। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, मिड डे में ये 69 था एक दिन और क्लोज हुआ था ये 67 पे। तो नाज़रीन सवाल ये है कि वो नवाज शरीफ साहब जो कि बाहर से बैठकर भी पाकिस्तानी रुपए और डॉलर की पैरिटी पे नजर रखते थे, उनके खुद यानी नून लीग और पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान हमने देखा रुपी डॉलर पैरिटी में वाइल्ड फ्लक्चुएशंस आती रहीं। अच्छी खबरें, अच्छे इन्फ्लोज की खबरें आने के बावजूद रुपए में मजबूती नहीं आई, डॉलर बढ़ता रहा। और जो खुद उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब कहते रहे कि 170 180 पर इसका रेट है, लेकिन यहां पर जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते रहे कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे, ना वो उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट करी। तो ये बड़े अहम सवालात हैं और जब मैं आगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा तो आपके जहनों में और क्लैरिटी आएगी। मैं सिर्फ यहां पर एक बात बताता चलूं, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि इसहाक डार साहब जो बातें कर रहे थे उनकी कोई सब्सटैंशियल या इंपेरिकल एविडेंस नहीं है टू प्रूव दिस इकोनॉमिकली। मैं एक यही डॉक्टर वकार मसूद साहब का एक पीस उनका आर्टिकल का आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस आर्टिकल में वकार मसूद साहब बड़े वाज़े अंदाज में ये बताते हैं कि फंडामेंटली हमारे पैसे यानी रुपए और डॉलर की पैरिटी में फंडामेंटली कोई मसला नहीं था फंडामेंटली। इट वाज मेनली स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन। जो एग्जैक्ट अल्फाज है मैं बताता हूं आपके सामने। उन्होंने कहा था कि बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द ट्रेंड्स इन द फॉरेक्स मार्केट आर not consistent with the fundamentals of the economy. The exchange rate of nearly 240 in the interbank and 245 in the open market is the day after IMF tranche approval is difficult to rationalize. यानी आप इसको जहन कबूल नहीं करता, फंडामेंटल्स कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी रुपया क्यों गिर रहा है। ये इकोनॉमिकली इस पर जो है आप इसको साबित नहीं कर सकते। उन्होंने इसको मजीद डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे जो रिजर्व्स जो हमें इनफ्लोज आने, इस आर्टिकल में बताया कि जो फाइनेंसिंग हमारी नीड्स थी दैट वाज अराउंड 30.8 बिलियन डॉलर्स, 31 अरब डॉलर के लगभग, और जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल था फॉर फाइनेंसिंग वो तकरीबन 33.3 बिलियन डॉलर्स था। इसी तरह हम 2.5 अरब डॉलर के एक्सेस में थे। फंडामेंटली कुछ गलत नहीं था। और अगर इसमें आईएमएफ की फाइनेंसिंग भी डाल दें तो हमारे रिजर्व्स इस साल बढ़ने थे। तो फंडामेंटली कुछ गलत नहीं था। ये जो हो रहा था मईशत के साथ, डॉलर के साथ, इसमें फंडामेंटल कोई रीजन नहीं था। तो ये तो पॉइंट 1 हो गया इस तहकीकात को आगे बढ़ाने का कि दिस वाज ओनली एंड मैनिपुलेशन। इस तहकीकात में आगे क्या आ रहा है सामने और किस तरह से ये मामला 27 अरब से 50 अरब तक पहुंच चुका है, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, बहुत गलत हुआ। किस तरह से इस वक्त आपने मुल्क की माशी सिचुएशन को भी एक्सप्लॉइट किया और जिसने भी किया वो चेहरे हम उम्मीद करते हैं कि शायद बेनकाब हो जाए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेनकाब हो जाए, मुश्किल है, हम उम्मीद करते हैं बेनकाब हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास हो रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं, शो कॉज, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने नोटिस कब दिया था, शो कॉज का जवाब कब आएगा, उस पर कार्रवाई क्या होगी। अब सुना जैसा मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अपने तौर पे भी कोई एक्शन ले सकती है, गवर्नमेंट अपने तौर पे भी कोई एक्शन ले सकती है। वो एक्शन क्या होगा वो भी देख रहा होगा, लेकिन इस पे क्या अकाउंटेबिलिटी के वॉचडॉग्स भी एक्टिव होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये प्रूवन फैक्ट था कि पाकिस्तान के इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो बैलेंस था वो पॉजिटिव, यानी पाकिस्तान के इनफ्लोज की प्रोजेक्शन ज्यादा थी, आउटफ्लोज की कम थी। फंडामेंटली कोई रीजन नहीं था, लेकिन एक रीजन बनाया गया, पैसे बनाए गए। ना सिर्फ पैसे बनाए गए बल्कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीडीएम की गवर्नमेंट को सियासी नुकसान भी पहुंचाया गया। आपने अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को एक पॉइंट दे दिया आप पे तनकीद करने के लिए, यानी इसका ना सिर्फ उनकी सियासत को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा, मईशत को नुकसान पहुंचा, बल्कि नून लीग की सियासत को भी बड़ी इंपॉर्टेंट नुकसान पहुंचा। और वजह तौर पर शहबाज गिल साहब ने मुतालबा कर दिया कि अगर ये 200 रुपए का है और 250 में बिक रहा है तो ये 50 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं, कौन है इसका मास्टरमाइंड, कौन बना रहा है ये 50 रुपए। अगर 200 रुपए का डॉलर 240 या 50 में बिक रहा है तो क्या कहा शहबाज गिल साहब ने, लेट्स हियर दिस। तो इसका मतलब ये जो डॉलर 250 रुपए तक बिका है, ये फिर आपने पैसा बनाया और आपके जो उस वक्त के वजीरे खजाना थे उन्होंने जानबूझ के पैसा बनाया, और वो जो 250 पे डॉलर बिकता रहा, आज एक आम आदमी की जो लेने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी थी वो डबल कीमत पे हो चुकी है। मैं आम आदमी की गाड़ी की बात कर रहा हूं, जो 12-13 लाख में गाड़ी मिलती थी वो मेरा ख्याल 25-30 लाख में मिलती है इस डॉलर की वजह से। जो मोटरसाइकिलों की कीमतें वो भी आप देख लें, साइकिलों की कीमतें भी देख लें आप। तो जो आम आदमी ने आप अब खुद मान चुके हैं कि डॉलर की कीमत 200 रुपए और 200, हम तो कहते हैं 176 रुपए होनी चाहिए थी। नाज़रीन, तो जो कीमत कम होनी चाहिए थी उसको ज़्यादा में बेचा गया। जब बोला गया कि आप इस पर इंटरवीन करें तो उन्होंने कहा इंटरवीन मैं नहीं करता, मेरी बुक्स में नहीं लिखा हुआ इंटरवीन करूं ना, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट करता हूं। आगे जो हो रहा है, सागदार साहब भी कहते रहे, ऑपोजिशन भी कहती रही, जो पैसे बना रहे थे वो पैसे बनाते रहे। एक मिसाल, आप मजीद क्लैरिटी के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ये तहकीकात पे आऊंगा, अभी जो तहकीकात चल रही है पाकिस्तान में इस पर आऊंगा। बांग्लादेश में क्या हुआ इस तरफ आपको लेके चलते हैं। मैंने कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड्स और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के स्पोक्समैन और दीगर ऑफिशियल्स की तरफ से जारी हुई, उनको तमाम को जमा किया और समझा कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर मामला क्या हुआ। बांग्लादेश के अंदर इनिशियली तकरीबन 8 बैंक्स जिनकी डॉलर ट्रेडिंग से, जो उनकी अगर हम वो स्लाइड्स भी दिखा सकें, डॉलर ट्रेडिंग से बांग्लादेश के अंदर उन बैंक्स की जो अर्निंग्स थी वो 200 करोड़ रुपए से बढ़ गई जनवरी से जून के अरसे के दौरान, जो पिछले साल इसी अरसे के दौरान सिर्फ 23 करोड़ रुपए थी। यानी 23 करोड़ टका से बढ़कर 200 करोड़ टका यानी रुपया जो उनका है वो पहुंच गई थी एक 6 महीने के अरसे के दौरान। यानी समझ लें कि उसमें तकरीबन 10 गुना का इजाफा डॉलर ट्रेडिंग की वजह से हुआ। इन बैंक्स के अंदर बहुत से बांग्लादेश के बैंक शामिल हैं, लेकिन इसमें एक बैंक जिसके मुनाफा को उनके सेंट्रल बैंक ने देखा, और यह होता है देखना, इसे कहते हैं मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन पर नजर रखना और फिर एक्शन भी करना। वहां पर बैंक एशिया तकरीबन 9 बैंक थे जिन्होंने एक्सचेंज गेन्स करे और उनके जो प्रॉफिट्स थे वो 200% ज्यादा थे पिछले साल के मुकाबले में। और इसी तरह से जो बाकी 2 बैंक्स थे उनके प्रॉफिट्स 140% ज्यादा थे पिछले साल के मुकाबले में। वहां पे एक बैंक ने, मिसाल के बैंक एशिया की अगर हम आपको मिसाल दें, उनके जो प्रॉफिट्स थे दे रजिस्टर्ड अ हाईएस्ट 770% year-on-year growth in the forex profit in the first 6 months of 2022। यानी उनके जो प्रॉफिट से 770% का इजाफा बांग्लादेश में हुआ। तो वहां पर जैसी टके की कदर, जो उनका बांग्लादेशी टका है उसकी कदर के अंदर कमी शुरू हुई डॉलर के अगेंस्ट, उनका सेंट्रल बैंक एक्टिव हुआ, उनकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एक्टिव हुई। उन्होंने उन बैंक्स का पता लगाया जो इनिशियली 7 बैंक थे, फिर मजीद कहा कि 8 बैंक्स का और पता लगाना है। एक बैंक का मुनाफा 770% बढ़ा, कुछ बैंक्स का 200% और कुछ बैंक्स का 140% तक मुनाफा बढ़ा। और फिर तकरीबन 6 से 7 बैंक्स के
ट्रेजरी हेड्स को फौरन फारिग कर दिया गया उन बैंक से। तो ये तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ने, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने इस मिसाल के तौर पे साबित किया। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो ही ये मामला शुरू हुआ तो बहुत से लोग आ गए निकलकर और वो कहना शुरू हो गए, जी ये फंडामेंटली हम वीक हो चुके हैं। और आप उनसे पूछो फंडामेंटल रीजंस क्या हैं, तो उनके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। वो IMF का कर्जा नहीं आ रहा, लोन की ट्रांच जो है वो फंस चुकी है, हमारे इनफ्लोज जो ADB और दीगर लोगों से आने थे मल्टीलैटरल या बायलैटरल वो नहीं आ रहे हैं जी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आपको ये बताते चले कि 1998 में फॉरेन फ्रीज जब अकाउंट्स हुए थे, फॉरेन अकाउंट्स फ्रीज, उस वक्त की स्टेबिलिटी में भी डॉलर में इतनी वाइल्ड फ्लक्चुएशंस नहीं देखी गई थी। यानी जो क्राइसिस इस वक्त हमने देखा, ये क्राइसिस हर हाल में अनपैरेलल था। इसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती जो पाकिस्तान ने देखा इस क्राइसिस को। इस दौरान जो हेफ्टी प्रॉफिट्स हुए वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हमने देखा है कि हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस पे तहकीकात हो सकेंगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं मुख्तसर से, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको कि इन बैंक्स के अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड वो क्या बताते हैं, स्टेट बैंक का अपना स्टेटमेंट क्या बताता है, और हम जो कह रहे हैं कि ये मामला 27 अरब से 50 अरब तक जा चुका है, ये हम क्यों कह रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आखिरकार जिस तरह बांग्लादेश ने मिसाल सेट की अकाउंटेबिलिटी की, क्या पाकिस्तान सेट करेगा या नहीं करेगा, इस सवाल को लेते हुए आगे आपको बताते हैं कि जो प्रॉफिट्स यहां पर भी पाकिस्तानी बैंक्स के थे, सब्सटैंशियल ग्रोथ उसमें देखी गई। फिर एक क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट्स थे वो पूरे एक साल के प्रॉफिट से ज्यादा थे। और ये टॉप 10 बैंक्स के तो चार्ट आपको हम दिखा रहे हैं। और स्टेट बैंक के अपने मुनाफों में तकरीबन 105% का इजाफा हुआ, पिछले साल 66 बिलियन से 135 अरब रुपए हो गए। अब इस पर इसहाक डार साहब जो वजीर खजाना है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये मामला तो टॉप 10 बैंक्स का है ना, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास से भी कहा गया था कि तमाम बैंक्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ये जो टॉप 8-9 की बात हो रही है, ये तो हुए जिनके वॉल्यूम्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स या प्रॉफिट ज्यादा थे। अब मामला आगे बढ़ रहा है और ये मामला 50 अरब तक पहुंच चुका है। गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन ले सकती है। इसहाक डार साहब वजीर खजाना क्या कह रहे हैं अपनी गुफ्तगू में, लेट्स हियर दिस फर्स्ट, क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस। और 27 अरब जो है, एक तो स्टेट बैंक का अपना डोमेन है कि वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट का भी एक अपना डोमेन है जिसमें ये कोई मूव कर सकती है। आई एम स्टिल वेइंग कि कौन सा बेहतर है। और ये 27 नहीं है, ये बाकी सारे बैंक अगर मिला लिए जाएं तो फॉरेन एक्सचेंज जो गेन्स हैं वो करीबन 50 बिलियन को टच करते हैं। तो 50 बिलियन को टच करते हैं नाज़रीन ये मामला, और ये इससे भी बढ़ सकता है मामला। बहुत बड़ा स्कैंडल ये बन चुका है सामने। अब ये एक तो गवर्नमेंट अपना एक्शन ले सकती है, एक स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट कहाँ पहुंची, किधर पहुंची, कई बार हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, हमें नहीं बताया गया अभी तक स्टेट बैंक की तरफ से। लेकिन ये आपको बताते चले, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हमने कई बार पूछने की कोशिश करी है, क्योंकि आप अंडर हिज नोज ये सब कुछ हुआ, अंडर हिज वॉच सब कुछ ये हुआ। 50 अरब रुपए बैंक्स ने बनाए, ये तो सामने है जो बनाए, पैसे पर्दा किसने बनाए, कौन मास्टरमाइंड था, ये सारे सवाल वो हैं जिनका जवाब चाहिए हमें। मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अली जैदी साहब को इनवाइट किया था। अली जैदी साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब पे बड़े एलिगेशंस लगाए। ये बड़ा सीरियस मैटर बन है, ये स्कैंडल अलग है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना अलग एलिगेशंस हैं मिफ्ता साहब के ऊपर। हम ये प्लेटफॉर्म उनको हाजिर है, जब चाहें वो उस पर आके जवाब दे सकते हैं। अली जैदी साहब भी बड़े संगीन नौयत के इल्जाम लगा रहे हैं, जरा वो सुने वो क्या कह रहे हैं। अली जैदी साहब, लेट्स हियर दिस, वो क्या कहते हैं। हजरत, इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला, दो बैंक अकाउंट खोले, एक बैंक अल-फलाह में, एक हैबी मेट्रोपॉलिटन बैंक में। बैंक अल-फलाह का जो उन दोनों के अकाउंट नंबर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जी जी। उस बैंक अकाउंट में इन्होंने 2013 और 2018 के बीच में 1 अरब 30 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में वायर ट्रांसफर यानी कि टीटी की सूरत में आए। और ये भेजे किसने, ये एक शख्स है मोहम्मद एम इस्माइल जो उनके शायद भाई हैं, और फरजाना मोहम्मद जो शायद उनकी बीवी है या भाभी है इनकी, उन्होंने ये मिफ्ता साहब के अकाउंट में पैसे भेजे। जब ये वायर ट्रांसफर इतने बड़े बड़े आए, अच्छा उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स मिफ्ता साहब ने वक्तन ट्रांसफर कर दिए इस्माइल इंडस्ट्रीज के अकाउंट में। जब ये पैसे आना शुरू हुए तो जो स्टेट बैंक ऑफ के अंदर जो एक FMU होता है, जैसे कहते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस लगे तो उन्होंने एक STR रिपोर्ट जनरेट होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उन्होंने वो जनरेट की और ये जनरेट करके उन पर इन्वेस्टिगेशन की
इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने आईन कहता ये है मनी कि लॉन्ड्रिंग कौमी का केस असेंबली नैब जो ने है ली। इसकी जिम्मेदार है अब ये जो फाइनेंशियल नैब के पॉलिसीज जो बनाने की। अच्छा ये अब बात कभी सारे आप नॉन याद रखिए कि इलेक्टेड इस 4-5 दौरान लोग मिफ्ता साहब खुद SSGC जो कि स्वीस सर्दन गैस कंपनी उसके बोर्ड के चेयरमैन थे और उनके भाई जो थे वो पोर्ट कासिम के बोर्ड के ऊपर बैठा करते थे। तो ये जो उन्होंने ये उस जमाने में ये सारा कुछ हुआ। और ये भी याद रखिए कि उस वक्त हुकूमत भी 13 से 18 तक यही नॉन लीग लोगों की थी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, और आपने अच्छा किया आपने अपने शो में कह दिया कि मिफ्ता साहब को बुलाया और वो जवाब दें जी। इन्होंने जो अब ये कानून चेंज किया है और नैब से ये हटा के ये सारा का सारा अब FIA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मामला भी तहक़ीक़ात तलब है। मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं, ये सामने मामलात आ रहे हैं कि मामला 27 अरब नहीं 50 अरब तक पहुंच चुका है। ये आखिरकार किसकी ईमा पर हुआ, इसका मास्टरमाइंड कौन था, पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ थे, ये आवाज़ें नून लीग के अंदर से उठने लगी हैं। कैसर शेख साहब उस दिन प्रोग्राम में आए थे, वो कुछ सवालात उठा रहे थे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस परेशान थी, वो बड़े अहम सवाल डॉलर के हवाले से उठा रहे थे। लेट्स हियर दिस, वो क्या कह रहे थे? आईन कहता है कि कौमी असम्बली जो है इसकी जिम्मेदार है फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने की। अब सारे नॉन इलेक्टेड 4-5 लोग हमारी पॉलिसियां बना रहे हैं। हमारा जो वजीर खजाना है वो इलेक्टेड नहीं है। हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है। हमारे FBR चेयरमैन ब्यूरोक्रेट हैं। हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। आप मुझे बताइए कि अच्छा सामने तो जब लोगों के जाते हैं तो वो हमें मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, क्यों नहीं? मैं पूरी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन हूं। 21 मेंबर मुख्तलिफ पार्टियों के हमारे MNA मेंबर हैं। मुझे या हमारे MNAs को और MNAs को क्यों नहीं बिठाया जाता इन पॉलिसी जब बन रही होती हैं? हम लोगों की बात करें ना, बताएं उनको कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, क्यों उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। 30-32 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जा रही है और सारे जो इंचार्ज थे वो नॉन इलेक्टेड लोग थे। और जब मियां यासीन भट्टो साहब थे ना, मैं बताऊं आपको 87-88 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का उस वक्त प्रेसिडेंट था कराची का, वो यासीन भट्टो साहब इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर थे। नाज़रीन, तो ये कैसर शेख साहब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के, जो उनकी MNAs हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इलेक्टोरल जो उनका बेस है, उनकी तरफ से भी मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर और दीगर पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ आना शुरू हो गए थे। तो ये सूरत हाल रही। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारे सामने एक मिसाल तो बांग्लादेश की है जहाँ पर फौरी तौर पर एक्शन हुआ, और एक पाकिस्तान है जहाँ पर मुख्तलिफ लॉबीज़ काम करती हैं। जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक यहाँ पर भी लॉबीज़ एक्टिव हैं। पूरी कोशिश है कि बचाया जा सके उन तमाम लोगों को जो कि इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ, क्योंकि इसहाक डार साहब ने बड़े ठोस और पुरज़म अंदाज में ये कहा है कि वो एक्शन करेंगे। उन्होंने कहा है जी कि अभी तो डंडा चलेगा, अभी तो एक्शन होगा, स्टेट बैंक का अलग होगा, उनका अलग होगा। तो इस उम्मीद के ऊपर कि गवर्नमेंट का एक्शन होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सारे केसेस जमा होकर कहीं एक बहुत बड़ा नैब का केस ना बन जाए और इसमें खुद नून लीग के कुछ लोग इसमें जो है उनके खिलाफ उनके लिए मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं। हम जानते हैं कि अमेंडमेंट्स के बाद नैब का कुछ जो कदोकाट कम हुआ है, लेकिन फिर भी दिस इज अ परफेक्ट केस। जो मेरी लॉयर से बात हुई, नैब के मुख्तलिफ जो नए अमेंडमेंट्स को भी समझ रहे हैं, वो कहते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट केस फॉर नैब टू टेक अप, कि ये नैब टेकअप भी कर सकती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से बयान भी मिल जाएंगे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, और जो लोग माजी और हाल को समझते हैं वो बता सकते हैं कि किस तरह उनकी नज़र में ये मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन हुई जिस बुनियाद पर बहुत सारे पैसे बनाए गए। इसी उम्मीद के साथ कि इस पर एक्शन होगा, इस पर अकाउंटेबिलिटी होगी, इस तहकीकात से मुतल्लिक पेशरफ्त मज़ीद अपडेट्स आपके सामने हम रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक देने के लिए हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। देखते रहिएगा अब तक।